Hello everyone, welcome. So in this video, I'll be discussing about Treaty of Vienna in detail, which took place in year 1815. So let's start with the video. So the very important thing that I would like to address is that कि ये Treaty of Vienna क्यों हुई, मतलब क्या reason था, right, उसके पीछे. तो it all started जब नेपोलियन ने अपने जो टेरिटरीज है यूरोप में एनेक्स करना स्टार्ट कर कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था और फाइनली जो है नेपोलियन डिफीट हो गया था 1850 में. ठीक है, तो जैसे ही नेपोलियन डिफीट हुआ, अब जो कंजर्वेटिव फैमिलीज थी, मतलब जो पहली ओल्ड मोनार्कीज थी जो गिर गई थी, अब उन्होंने जो है अपना रूल वापस रीस्टैब्लिश करना सोचा. ऑब्वियसली सोचेंगे ही, नेपोलियन को इसीलिए तो हराया था उन्होंने मिलके. तो 1815 में जो है नेपोलियन हार गया. उसके बाद जो है स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म बेसिकली कंजर्वेटिव लोगों का जो आइडिया है उसे कहा गया है. तो कंजर्वेटिव लोगों का आइडिया क्या था कि इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, ऑब्वियसली मोनार्की होनी चाहिए, चर्चेज होने चाहिए, सोशल हायरार्की होनी चाहिए, जैसे फ्रांस में पहले थी 3 एस्टेट होते थे, राइट, वो सब उससे रिलेटेड. बट कुछ लोग कह रहे थे दैट कि हमें कम्प्लीटली जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जो पहले की तरह जो सोशल ऑर्डर था वैसे ही हमें जो है अपने वापस से सारे यूरोपियन टेरिटरीज को कर देना चाहिए, उसे ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए. क्योंकि नेपोलियन ने काफ़ी सारे डिफरेंट चेंजेस लाए थे, जैसे कि उसने कई लॉज भी लाए थे. फ्यूडलिज्म उसने अबॉलिश करा दिया था, सर्वडम भी उसने अबॉलिश करा दिया था. देन कई रीजन में जो है उसने काफ़ी अच्छी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी बनाई थी. तो बिकॉज ऑफ दिस वो चाहते थे कि वापस से सब पहले जैसा हो जाए, कंजर्वेटिव बेसिकली मोनार्कीज. बट कुछ कंजर्वेटिव्स का ये कहना था कि हमें सब कुछ चेंज नहीं करना चाहिए, राइट. क्योंकि नेपोलियन ने अच्छे कुछ काफ़ी एफिशिएंट चेंजेस भी लाए थे, जैसे मॉडर्न आर्मी लाई थी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्वडम. तो फ्यूडलिज्म, सर्वडम की इन सब फैक्टर्स की वजह से उनकी मोनार्की और स्ट्रेंथन हो सकती है, मतलब और उनकी मोनार्की स्ट्रांग हो जाएगी. ठीक है, अगर हम कुछ चीज़ों को चेंज ना करें तो. ठीक है, तो मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज. उनका ये मतलब था कि हमें कम्प्लीटली चेंज नहीं होना चाहिए. जो चीज़ें नेपोलियन ने कुछ चेंजेस लाए हैं उन्हें अडॉप्ट करते हुए जो है कंजर्वेटिव रिजाइम हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए. ठीक है, कंजर्वेटिव रिजाइम मीन्स बेसिकली वापस से जो मोनार्की है इसे रीस्टैब्लिश तो करेंगे ही, बट सब कुछ चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, जो नेपोलियन ने चेंजेस लाए कुछ चेंजेस हम जरूर रखेंगे. ठीक है, रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. ठीक है, तो खुद के फायदे के लिए देवर लाइक कि पूरा चेंज नहीं करना, कुछ चेंजेस वापस से ऑब्वियसली मोनार्की इस्टेब्लिश करने के लिए तो करेंगे. ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं. तो ये है ट्रीटी ऑफ वियना. अब ट्रीटी ऑफ वियना बेसिकली जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया, ये चारों कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वियना में आते हैं. ठीक है, वियना में आते हैं टू अडॉप्ट द ट्रीटी ऑफ वियना. अब इसे होस्ट कौन करता है? इसे होस्ट करता है ड्यूक मेटरनिक, who was a chancellor. तो chancellor ड्यूक मेटरनिक, he was Austrian chancellor. अब ये ट्रीटी ऑफ वियना में मिलता है. ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना में है क्या, दैट इज द क्वेश्चन. तो ट्रीटी ऑफ वियना में बेसिकली उन्होंने जो है बर्बन डायनेस्टी को वापस से पावर में ला दिया था. मतलब हमें पता है कि फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है बर्बन डायनेस्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई और फिर वो तो उड़ ही गई थी. तो बट अब जो है वापस से उसे पावर में ला दिया था, इट वॉज रिस्टोर्ड. तो जो है दैट वॉज द फर्स्ट चेंज. उसके बाद जो फ्रांस ने, मतलब नेपोलियन के अंडर जितनी भी उसने टेरिटरीज कैप्चर की थी फ्रांस ने, वो भी सारी लूज कर दी फ्रांस ने. ठीक है, मतलब वो जितनी भी एनेक्स्ड टेरिटरीज थी वो अब जो है फ्रांस लूज कर गया, मींस अब उसके पास वो नहीं थी. ठीक है, उसके बाद जो है सीरीज ऑफ बफर स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. बफर स्टेट्स क्या होता है? जैसे कि फ्रांस कहा गया, हाँ ये रहा फ्रांस. ठीक है,
तो जैसे कि बॉर्डर में कुछ स्टेट्स इन्होंने लगा दिए, छोटे छोटे स्टेट्स, जिसकी वजह से जो है अगर आर्मीज डायरेक्टली अगर आगे जाके वैसे ही नेपोलियन वाली सिचुएशन हो जाए कि आर्मीज, फ्रेंच आर्मीज जो है अपने रूल को एक्सपैंड करने लग जाए, तो जो ये बफर स्टेट्स है वो बीच में आ जाएंगे, तो वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएंगे ना, मेन जगहों पे वो अटैक नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, और उनका एक्सपेंशन में मुश्किलें आएगी, ऑब्स्टिकल बन जाएंगे ये छोटे छोटे स्टेट्स। ठीक है, तो इसीलिए जो है बाउंड्रीज पे बफर स्टेट्स लगा दिए, जैसे कि to prevent the French expansion in future, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, तो नेदरलैंड कहाँ पे है, यहाँ पे, वेट अ मिनट, ये रहा नेदरलैंड। ठीक है, तो इधर जो है बफर स्टेट लगा दिया था जो बेल्जियम था। ठीक है, मतलब बेल्जियम वाज एक्टिंग एज अ बफर स्टेट इन नॉर्थ रीजन में। गेनोवा, गेनोवा कहाँ पे है, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रब दिस। तो गेनोवा वाज एडेड टू इन द साउथ, तो गेनोवा को कहाँ पे लगा दिया था, साउथ में लगा दिया था। ठीक है, हाँ, तो गेनोवा को जो है साउथ रीजन में लगा दिया था। उसके बाद जो है प्रूशिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स, तो ये रहा प्रूशिया, प्रूशिया को वेस्टर्न साइड में जो है कुछ टेरिटरीज मिल गई थी प्रूशिया को, और जो है सैक्सनी का भी रीजन मिला था जो नीचे लिखा है इन्होंने। हाँ, प्रूशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी एज वेल। ठीक है, उसके बाद जो है ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली, ये रहा ऑस्ट्रिया, तो नदर्न इटली का कंट्रोल भी जो है ऑस्ट्रिया को मिल गया। उसके बाद जो है बट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वर लेफ्ट अनटच, जो जर्मन में जो स्टेट्स बने थे 39 जर्मन स्पीकिंग रीजन में, वहाँ उसे कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया, वो जैसा था वैसे ही रखा उसे। ठीक है, उसके बाद इन दी ईस्ट रशिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड का कुछ हिस्सा जो है इसे मिल गया, रशिया को मिल गया। ठीक है, सो या दैट वाज इट। बफर स्टेट क्या होता है, अ स्मॉल न्यूट्रल कंट्री सिचुएटेड बिटवीन टू लार्ज हॉस्टाइल कंट्रीज, हॉस्टाइल कंट्रीज मतलब जिनमें कुछ टेंशन हो, वो वॉर से रिलेटेड टेंशन हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल रीजन से टेंशन हो, हॉस्टाइल कंट्रीज। यहाँ पे क्या मतलब कि जैसे कि फ्रांस का अच्छे रिलेशंस नहीं थे ऑस्ट्रिया के साथ, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं ने तो हराया था नेपोलियन को। तो हॉस्टाइल कंट्रीज मतलब दो एकदम राइवल कंट्रीज के बीच में एक न्यूट्रल कंट्री रख दो, टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ रीजनल कन्फ्लिक्ट, ताकि जो जल्दी से अगर आउटब्रेक हो भी जाए, एक्सपेंशन करने का भी ट्राई भी करे फ्रेंच आर्मीज, तो उन्हें राइवल कंट्री अपोजिट कंट्री में घुसने से पहले ही रोक दिया जा सके। ठीक है, द मेन इंटेंशन was to restore the monarchies that have been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe.